बताओ कौन सा नहीं आया क्वेश्चन बताओ पहले दूसरा 38 पेज नंबर तो कोई ऐसा नहीं हुआ 38 9 पे हो गया 40 पेज नंबर पे 41 पे 22 नहीं हुआ होगा सिलेबस का नहीं अभी मतलब है सिलेबस का अभी नहीं है देन 42 पेज नंबर पे 25 ही नहीं हुआ होगा किसी का हुआ 25 13 given that the equilibrium constant for the reaction has a value इतनी what is the value of equilibrium constant for at the same temperature नहीं हुआ आंसर मतलब तो गलत दिया इसमें क्या किया बस डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ आपको ये तो करना नहीं स्क्वायर रूट करके रिवर्स कर दिया बस इसको तो आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या देख लो कैलकुलेटर यूज कर सकते थे तो यहाँ पे क्या हुआ है 2SO2 प्लस O2 ट्वाइस SO3 इसका वैल्यू क्या है 278 ठीक है इसको रिवर्स कर दिया तो 2SO3 गिविंग यू 2SO2 प्लस O2 तो आंसर कितना हो गया हमें 1278 ठीक है और इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को SO2 प्लस हाफ तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 278 स्क्वायर रूट ऑफ 278 कितना होता है निकाल लेना और उसको रिवर्स कर लेना ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे पूरा पूरा ठीक है एग्जाम में तो कैलकुलेटर होगा नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा पावर्स देखो इनकी एक की 10 टू पावर -2 है एक की 10 टू पावर -3 है दो ऑप्शन की एक ऑप्शन की 10 टू पावर -5 है तो आपको 6 आगे जो नंबर लिखा है उसको ध्यान नहीं देना है आपको पावर पे ध्यान देना है कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या पावर आएगी ये ध्यान देना है आपको ठीक है तो उस बेसिस पे आपको जाके करना पड़ेगा क्लियर पॉइंट कैसे करेंगे ध्यान देना 25 पे आते हैं किसी का 25 हुआ था इसके नहीं हुआ देखो a 20 liter container of 400 Kelvin at 400 Kelvin contains CO2 at a pressure of 0.4 atm ठीक है and excess SiO2 is neglect कर देना उसको the volume of container is not decreased by moving the movable piston fitted in the cylinder the maximum volume of the container when the pressure of CO2 attain maximum pressure attain करेगा तब क्या होगा ये पूछा आपसे तो पहले आपको इनिशियली दिया गया वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 20 ठीक है उसके बाद आपको दिया गया है कि उसमें उसका टेम्परेचर कितना दिया गया है 400 और इसमें प्रेशर कितना गया है 0.4 ये बताओ अगर पिस्टन को ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो उससे क्या नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना तो यहाँ से जो पहली इंफॉर्मेशन दिया गया इनिशियल इंफॉर्मेशन दैट इज 20 लीटर ऑफ 400 केल्विन ये सब जो कहानी दी गई है तो पहले PV = nRT लगाओ ठीक है अगर PV = nRT लगाते हो तो प्रेशर कितना दिया गया है आपको 0.4 वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 20 NCO2 into R और टेम्परेचर कितना गया 400 ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे 100 कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ से 0.1 हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0.2/10R देख लेना एक बार कितना आ रहा है 0.2/10R आ रहा है या ये भी खत्म हो जाएगा 10 भी खत्म हो जाएगा देख लेना है ठीक है कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल आए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो गया आपके फिक्स हो गए इसके अलावा तो चेंज नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अब आपने जब उसको वॉल्यूम को डिस्टर्ब करना शुरू किया है तो इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट करेगा अपने आप को और इक्विलिब्रियम जब रीएडजस्ट करेगा तो कुछ करके इक्विलिब्रियम वैल्यू लिख दी हमने SrCO3 जो है इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है ये होता है
डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी इस क्वेश्चन की डिफरेंट थी। अब ये है इक्विलिब्रियम, पहले भी यही इक्विलिब्रियम था बट इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट होगा तो ये होता है वॉल्यूम घटाने पे जब इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट होता है तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज होता है? नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेंपरेचर पे। तो यहाँ पे Kp बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे बताओ? Kp बराबर क्या होगा? CO2 प्रेशर ऑफ CO2 और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1.6। तो ये आपका जब इक्विलिब्रियम ने अपने आप को रीएडजस्ट किया है तो प्रेशर की नई वैल्यू क्या हुई है आपकी? 1.6 atm हो गई है। प्रेशर की नई वैल्यू 1.6 atm हो गई। अब आपने जब इक्विलिब्रियम नया रीएडजस्ट किया है, अब देखते हैं अगेन Pv इक्वल टू nRT लगाते हैं आपसे, तो प्रेशर कितना है? 1.6। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले थे? पहले निकाल लिए थे हमने जो भी थे, वो तो चेंज होंगे नहीं। आर की वैल्यू क्या है रख देंगे आप। टेम्परेचर कितना है वो भी चेंज नहीं किया हमने, तो यहां से वॉल्यूम निकल आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था बट डिफरेंट था। तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कर लेना। हाँ करे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, थोड़ा करते रहना। अब हम आते हैं, आज भी क्लास सिंपली होगी मोर और लेस। कहाँ तक पढ़ाया था पिछली क्लास में? मोलर हीट कैपेसिटी तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आगे निकालिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले प्रेशर लिख लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी हेडिंग डालना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो नाम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? प्रेशर क्या होगा वहां पे? कांस्टेंट का। और तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो सी को हम लिख देंगे Cp। ठीक है, कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है CMP। M का मतलब मोलर है बट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए Cp लिख रहे हैं। ठीक है, तो Cp बराबर क्या होता था आपका फॉर्मूला? Q अपॉन क्या होता था? N इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो हम Q को क्या लिख सकते हैं? QP लिख सकते हैं। ठीक है, Q को हम क्या लिखेंगे? QP लिखेंगे। बहुत समझना, अगर कुछ भी ना समझ आए छात्र में, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटी है, तो अगर ना समझा प्लीज पूछ लेना, तो लोग पूछते नहीं हो। ठीक है, तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार में बता के बोल देना और आपके समझने में गैप होगा थोड़ा सा। तो अभी तो नहीं बट थोड़ी देर बाद। तो अगर ना समझ में आए कुछ भी तुरंत पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या होगा? QP इज इक्वल टू N Cp डेल्टा T। ये फॉर्मूला आगे यूज होगा। ठीक है, तो P प्रेशर के लिए, P हाँ बेटा प्रेशर के लिए। ठीक है, P कांस्टेंट प्रेशर हमने लिखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने P सब्सक्रिप्ट में यूज किया है। ठीक है, QP हीट था ना, हीट गिवन एट द कांस्टेंट प्रेशर। क्या कह रहा है? पूछा आपने कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट देते थे फॉर्मूले में, यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर कर लिया, तो P को हमने QP लिख दिया। अगली हेडिंग डालो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत स्लोली चलेंगे हम। ठीक है, कोई अगर दिक्कत तो बता देना। कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अगेन होगा। हम जो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cv से। ठीक है, V मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। और जो हीट होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? QV से, N इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q बराबर NCV डेल्टा QV बराबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों हीट कैपेसिटीज की बात कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े।
हेडिंग डालो टाइप ऑफ प्रोसेसेस। सर एक सेकंड पीछे कर। टाइप ऑफ प्रोसेसेस, हेडिंग डालो टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ओके सर। टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें, मतलब आपको समझना है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोसेस, हम दो तरीके के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री में। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेनली आपको दो तरीके का डिस्टिंक्शन आपको पढ़ना है। दो तरीके से हम डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। एक तो होता है कि हम क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, वो आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, ये सब। दूसरा होता है किस तरीके से उसे कैरी आउट कर रहे हैं। तो जो टाइप ऑफ प्रोसेस है, ये जो पहला डिस्टिंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। तो उसमें दो टाइप होता है, पहला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस डालना, फिर हेडिंग डालिए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इस पे लिखो रिवर्सिबल प्रोसेसेस। Reversible processes are characterized पॉइंट करके लिखना है, पॉइंट नंबर 1 है, are characterized, reversible processes are characterized by the fact that when the system is restored to the original position, the different then not only the system but the surrounding is also restored to the original position, ठीक है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी तक हम जो कहानी ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा। तो ये जो हम कहानी लिख रहे हैं, रखने मत लग करना, ठीक है। समझना है आपको, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कभी। Not only the system but surrounding is also restored to the original position. Point number 2, 3-4 तरीके होते हैं समझने के, ठीक है। एक तो ये तरीका भी मैं समझा दूंगा सारा। सेकंड पॉइंट होगा in the reversible process the difference between the internal condition and the external factor, the difference between the internal condition and the external factor is at any given moment, at an external factor at any given moment is infinitesimally small. सब मोमेंटस के बाद क्या था? क्या फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइट At any given moment is infinitesimally small, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है करना में, ठीक है। अभी लिखना मत कुछ, देखो कलर चेंज करना है, पीछे वाले में लिखेगा, कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, आप समझिए जरा यहाँ पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि
हम प्रोसेस को इतनी स्लोली कैरी आउट कर रहे हैं, इतनी स्लोली कैरी आउट कर रहे हैं कि हमें कोई परसेप्टिबल डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि सी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पिस्टन है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्वियस चीज है, फिजिक्स का फ्रिक्शन लगा सकते हैं आप। हम फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन को लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस होगा, क्योंकि अगर मास ले लोगे तो एमजी लगने लग जाएगा, और वो फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में नहीं करते। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन है। अब आप क्या करेंगे, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, इसको कुछ फाइनल वॉल्यूम तक आपको ले जाना है, सपोज कर लो यहां तक ले जाना है। ठीक है, तो आप कैसे ले जाएंगे इसे? ठीक है, दो तरीके हैं, आप एकदम से बहुत बड़ा सा चंक ऑफ मास रख दो यहाँ पे एम मास का। दूसरा तरीका है, इसके ऊपर आप सैंड के पार्टिकल रखते जाओ। एक सैंड का पार्टिकल रखा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट परसेप्टेबल होगा? दूसरा सैंड का पार्टिकल रखा, क्या डिस्प्लेसमेंट परसेप्टेबल होगा? नहीं। तो आप क्या करेंगे, सैंड के पार्टिकल्स ऐसे रख के इसको डिस्प्लेस कर देंगे, बट इवेंचुअली क्या होगा, वो आएगा तो ही इस पोजीशन में, बट एट ईच सैंड पार्टिकल जो आप वहां पे रखेंगे वुड द डिफरेंस बी परसेप्टेबल? नहीं होगा ना। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी से कि जो P इंटरनल है, ये अंदर का प्रेशर है, जो गैस है अंदर, क्योंकि क्या है यहाँ पे गैस है, कोई यहाँ पे कोई गैस है, और बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है आपका, P एक्सटर्नल है। तो हम क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जो P एक्सटर्नल है वो क्या होगा, P इंटरनल से बहुत ही स्लाइटली ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही स्लाइटली ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इसका रिवर्स करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ऐसे करके सैंड रख दिया। अगर हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, ये आपके पास पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये आपका V इनिशियल है और ये क्या है आपका V फाइनल है। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे सैंड के पार्टिकल रखे थे। अब आप क्या करेंगे, एक एक सैंड का पार्टिकल क्या करते जाएंगे, उठाते जाएंगे, है ना, एक एक सैंड का पार्टिकल उठाते जाएंगे आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अंदर का प्रेशर P इनिशियल है, बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है। इसको हम बता रहे हैं एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर का या बाहर का? अंदर का। बट क्या होगा, जो P एक्सटर्नल होगा, जो P इंटरनल होगा वो आपका क्या होगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं फॉर द यूनिफॉर्मिटी से, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटरनल माइनस, ठीक है, जो आपके बाहर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, अंदर के प्रेशर से थोड़ा सा कम होगा, इतना कम होगा कि वो आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनको हम एक्चुअल में सीधे सीधे यही लिख देते हैं, लेकिन डीपीटी का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये आप रट भी सकते हैं, क्योंकि इतना कोई पूछता नहीं है कि हमेशा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा, जो बाहर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, अंदर के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनफाइनेटेसिमल क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंस होता है। क्लियर है पॉइंट? लिख लेना एक चीज, पॉइंट नंबर 2। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसमें पॉइंट सेकंड पॉइंट में ऐड कर लेना, ऐसे भी बोलते हैं कि अंदर के पोजीशन और बाहर के पोजीशन क्या है आपकी, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम क्या बोलते हैं, हर एक स्टेज पे, एट एवरी स्टेज, एवरी स्टेज का मतलब क्या है, जब आप एक सैंड का पार्टिकल हटा रहे हैं या रख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सिस्टम जो आपका है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अंदर की पोजीशन और बाहर की पोजीशन आपस में क्या है, वो इक्विलिब्रियम है। क्लियर? इक्विलिब्रियम में यही तो होता है कि आपने हल्का सा जो होता है फॉरवर्ड होता है, उतना ही क्या होता है, बैकवर्ड होता है, या आपका कोई चेंज परसेप्टिबल नहीं होता। कंसंट्रेशन क्या थी, कांस्टेंट थी, या क्या कहते थे कि जो आपका रेट था वो क्या था, इक्वल था। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेशर जो है वो क्या होगा आपका, हर एक स्टेज पे आपको कांस्टेंट है, हर एक स्टेज पे, नॉट द इनिशियल एंड द फाइनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही मतलब बच्चों को गड़बड़ लगती है, लेकिन फिर सर प्रेशर चेंज तो होता ही है, जब ऊपर से नीचे आ जाएगा तो इवेंचुअल प्रेशर तो चेंज होगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि प्रेशर अनचेंज रहा, कि जब आप ऊपर से नीचे गए
तो इवेंचुअल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर वो तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, लेकिन हम क्या बात करें, हर एक स्टेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एट एवरी गिवन स्टेज अगर आप उसको उसके पिछली स्टेज से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कर लेना है। पूछेंगे नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए मतलब है। सेकंड केस में क्या किया है, सैंड को एक एक सैंड के पार्टिकल को हटाते हैं, क्या तो एक्सपेंड होगा ना ऊपर की तरफ, वहां पे ऊपर रख रहे थे ऊपर से, यहाँ पे क्या क्या सैंड के पार्टिकल को एक एक करके हटा के एक सैंड का पार्टिकल हटाओगे तो आपको खुद दिखेगा होते हुए, नहीं दिखेगा ना, तो वो चीज करता है। देखिए अच्छे से देखो, नोट बहुत अच्छे से बनाना, जैसे इस बार केमिस्ट्री में लाके 20 नंबर के ऊपर का आता है, 20 मार्क्स के ऊपर आता है ये थर्मोडायनामिक्स, 100 केमिस्ट्री में लाके 20 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे 3 सेमेस्टर में आते हैं, अगर 5 सही होगा तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, और कोई डिफरेंस तो है नहीं एक्सेप्ट साइन करने बहुत सारा निकाली नहीं, लेकिन फिर इसमें ज़्यादा नहीं पाएगा, फिर इसमें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब आप क्या चाहते हैं, लिख लिया, यस सर। अच्छा थर्ड पॉइंट होगा इसका। अच्छा आप क्या चाहते हो यहाँ पे, कि आप क्या करते हो, हर एक स्टेज पे आपका जो इक्विलिब्रियम हो मेंटेन है, हर एक स्टेज पे जो प्रेशर में चेंज हो क्या है, मिनिमम है। तो ये बताओ, अगर हम एक सैंड पार्टिकल उठा रहे हैं ना, अगर हम इकट्ठे मतलब एक मुट्ठी पर सैंड उठा दें तो क्या होगा, क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिवर्सल प्रोसेस होते हैं दे आर कैरिड आउट वेरी स्लोली, दे आर कैरिड आउट वेरी स्लोली। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हो, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दे विल राइट कि द प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी लिखा हो कि प्रोसेस को आप स्लोली कैरी आउट कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगा अपने आप, रिवर्सिबल, लिख लेना, रिवर्सिबल प्रोसेस आर कैरिड आउट वेरी स्लोली, इसीलिए इनको एक और नाम देते हैं, नाम सुना ही होगा, वर्ड तो सुना ही होगा ना, क्वाज़ी स्टैटिक। यस सर। एक स्टैटिक होता है, उसके आगे क्वाज़ी लगा दिया, क्वाज़ी का मतलब क्या हो गया, नॉट सो स्टैटिक और ऑलमोस्ट अपीयरिंग टू बी स्टैटिक, ठीक है। Repeat and revisit process. हां, Revisit process as carried out very slowly, ठीक है। So they are also called quasi static process, ठीक है। मतलब क्वाज़ी जिसके भी आगे लगा दो निकाल देते हो, not completely static, not completely। now नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट है, ये आगे चल के बहुत यूज होगा, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है जो आपके रिवर्सल प्रोसेस होते हैं उनके लिए जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ जो वर्क होता है वो जीरो होता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो एक्सपेंशन में वर्क होगा और जो कंप्रेशन में वर्क होगा, जैसे इंजन होता है ना, पहले एक्सपेंड करता है फिर कंप्रेस करता है, तो पता है वो गाड़ी वाला, तो वही चीज है। अगर वो रिवर्सिबल होता तो वहां पे क्या होता है, जितना एक्सपेंशन में वर्क होता है उतना ही कंप्रेशन में वर्क होगा और ओवरऑल वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ओवरऑल वर्क जीरो होता है एक साइकिल में, इन अ साइकिल। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है।
इन अ साइकिल जो होता है, इन अ रिवर्सिबल साइकिल आपका क्या होगा, जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है आपका 0 होगा। ठीक है, ये लिख लेना। तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। इंटीग्रेशन नॉर्मल साइन पता है, साइकिल के इंटीग्रेशन के लिए बीच में गोला बना देते हैं। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालना इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट ऑपोजिट कर दो तो बताओ क्या होगा। इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस कैरिड आउट वेरी फास्ट और तेजी से कराएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हम यहीं पे बात करें कि यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप यहाँ पे लंप ऑफ सैंड नहीं, अब ईंटे की बात कर रहे थे, ईंटा रख दिया है मास का यहाँ पे ऊपर से, तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो पहले कंप्रेशन ये भी इनिशियल था, ये भी फाइनल है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या हुआ आपका कंप्रेशन हुआ। ठीक है, अगर उल्टा उल्टा भी ऐसे लिख दो तो क्या किया हमने, यहाँ पे जहां से ब्रेक क्या कर दी, उठा दी, निकाल दी ब्रेक यहाँ से। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V इनिशियल था, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V फाइनल है। ये क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। पहले चित्र बना लो तो दिखा देते हैं, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो इस केस की अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन की, तो अंदर का प्रेशर P इंटरनल है, बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है। तो P एक्सटर्नल को क्या होना पड़ेगा, P इंटरनल से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट पड़ता है, आगे चल के बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन को राइज कर देता है। बस इतनी सी पॉइंट है। हाँ क्या बेटा, हटाएंगे तो ऊपर जाएगा ना, अंदर प्रेशर गैस है अंदर, तो गैस अंदर से क्या करेगी, प्रेशर ऊपर एक्सर्ट करेगी ना, तो ऊपर ही जाएगा। ये दबा के रखा था ना आपने उसे, किसी भी चीज को दबा के रखोगे तो बाद में ऊपर आती ही आती है क्या, इसीलिए दबाना नहीं चाहिए ना, दबाने इन सेंस उसकी बात कर रहा हूँ, अत्याचार वगैरह चार पाँच पढ़ाई में लगा अच्छा ब्लू ब्लू और क्या मतलब पता है फेज होती, व्हाई आर यू सो ब्लू, मतलब क्या होता है इसका, Very so म्यूजिक की बता बूस्ट करके पसंद है। आगे लिखते हैं। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, क्या यहाँ पे जो प्रोसेस होंगे वो क्विकली कैरिड आउट होंगे या स्लोली, ठीक है, तुरंत उठा देंगे आप, तुरंत ऊपर हो जाएगा, तो लेकिन प्रोसेस आर कैरिड आउट क्विकली। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा हर एक स्टेज पे, तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है वर्क का, वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। मतलब कि यहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, इक्वल नहीं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ तो समझ लो, क्योंकि ये बेसिक है, अगर इतना सब कुछ नहीं समझ में आया तो आगे का सब बोला ही है। ठीक है, टेक योर टाइम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, साइक्लिक वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग चलो साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है,
ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये जो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन है ये ट्रू साइन कन्वेंशन है। ठीक है, फिजिक्स वाले बना के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम IUPAC का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा साइन कन्वेंशन है यही सच्चाई है, बाकी सब धोखा है। ठीक है, तो साइन का फिजिक्स वाले पढ़ाए तो वो कह देंगे कि हमारा CL के उनका CL पॉइंट है। अगर तुम IUPAC की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो हमारा वाला CL। हम आते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन पे। तो देखो उसका रीजन एक्चुअली वो भी गलत नहीं है, मजबूर है। ठीक है, उसका हाँ देखो डिफरेंस क्या है केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में जिस तरह से फिजिक्स वाले क्या करते हैं वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें इंजन से काम कराना होता है। हम क्या होता है हमें रिएक्शंस पढ़नी होती है तो हम किसके बारे में ध्यान देते हैं एनर्जी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो जाता है। तो जो उनका साइन कन्वेंशन है वर्क के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, हमारा साइन कन्वेंशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। तो हम कहते हैं पहले बेसिक से दो स्टेटमेंट उसको समझो। अगर कैसे भी करके या किसी भी चीज से सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो चीज पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट रही है तो चीज नेगेटिव। सिंपल सा स्टेटमेंट है, लिख लो पहले। पहला पॉइंट करके लिखना, if the internal energy of system is increasing, if the internal energy of the system increases, positive sign, अब यही टोन बसती है ना, ये और ना भी मारे इसके नहीं बसता ना टोन, क्या बोलते हैं जो अपना नहीं बोलते, ड्रम है ना, ढोलक भी नहीं है, ड्रम भी नहीं है, मतलब ये पता नहीं क्या है क्या ढोल कहते हैं ढोल बोलते हैं। सॉरी ढोल देखो कोई बजा लेता है क्या तबला यहाँ पे था एक बार उसको शौक लगी तो अगले दिन उसने मतलब उसी कुछ दिन बाद उसने कुर्ते उर्ते लेके आ गया वहीं पे सीखने जाने के लिए सोचा फिर पता चला कितना रियाज करना पड़ता है फिर छोड़ दिया। अभी जो बच्चा था वो कहरवा डाल सेकंड डालना, अगर सिस्टम की इंटरनली इंक्रीज करे तो हम उसे पॉजिटिव साइन देते हैं, अगर सिस्टम की इंटरनली डिक्रीज करेगी तो क्या देंगे उसे नेगेटिव साइन। if the energy of the system decreases तो उसे हम क्या देंगे नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इसका मतलब क्या होगा नेगेटिव साइन होगा। ठीक है ना, ट्राई कर। अब हम यहाँ पे आएंगे डिवाइड करेंगे वर्क और एनर्जी में। तो हेडिंग डालना पहले वर्क फिर हीट के बारे में, पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दो ही चीज होते हैं जिनको समझ जान लेना, वर्क और हीट। ठीक है, तो देखो अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, समझना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सिस्टम पे वर्क करें दो चीज होती है, एक होता है सिस्टम एक सराउंडिंग होता है। देखो इस सेंटेंस को बोलने के 50 तरीके हैं, कैसे 50 नहीं 3-4 है तो बोलने के तरीके सारे होते हैं। अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? इसको डाउट है, बगल वाले थप्पड़ मार के देखो, इसके सिस्टम पे वर्क कर रहे होगे तो लाल लाल हो जाता है ना, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो सिस्टम पे 30 बातें मतलब अगर सिस्टम पे वर्क करोगे तो एनर्जी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, तो वो वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं लिखना है आपको, सिस्टम पे वर्क किया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा हो तो वर्क कर कौन रहा होगा तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सराउंडिंग है ना, सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखो। तो जब आप सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा ओके 3-4 तरीके में कहता हूं आपका भी आपसे सही नेगेटिव होगा अगर हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो। ठीक है, समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना। अगर कैसे भी करके जहां पे भी इंटरनल बढ़ेगी वहां पे क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और जहां पे भी इंटरनल घटेगी वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखते हैं तो सिस्टम का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग बोले और हम सराउंडिंग का वर्क देखेंगे तो अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा होगा
तो सराउंडिंग का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि सराउंडिंग की खुद की एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। तो जहां पे भी एनर्जी डिक्रीज होती है वहां पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जहां पे पॉजिटिव हो, जहां पे इंटेंसिटी बढ़ती है वहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, नहीं तो सराउंडिंग की एनर्जी घटेगी ना, ठीक है, सराउंडिंग की एनर्जी अगर घट रही है तो सराउंडिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा, बट वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो सिस्टम का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे सिंपल तरीके से लिख लो, मैं लिखा देता हूं सिंपल तरीके से। वो देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम increases the internal energy, increases the internal energy, so it is positive, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखो, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी तब, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे नॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय द सराउंडिंग अगर हम बोलेंगे तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है, और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग लिखना, ठीक है, तीनों सब चीजें लिख लेंगे एक साथ, चिंता मत करो। देखो वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या होगा आपका, W सराउंडिंग लिखना, लेकिन वहां पे, ठीक है, W सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ठीक है। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा वहां पे, W सराउंडिंग, W सराउंडिंग पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑल्दो सराउंडिंग का कोई हम उतना ज्यादा लेते नहीं, हम सिस्टम की ही बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम केवल सिस्टम के ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर हम सिस्टम के रेफरेंस से देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, पहले हमने दोनों को अलग अलग देख लिया, ठीक है, एक बार सिस्टम को देख लिया, एक बार सराउंडिंग को देख लिया। अब हम सिस्टम पे बैठे हैं, सिस्टम के रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं। सिस्टम के ऊपर अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो सिस्टम के लिए वर्क क्या होगा, ठीक है। अगर हम सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं तब क्या होगा, क्लियर पॉइंट। तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। हीट लिखो, हीट, ठीक। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कर दूं, बता दूं, फिर इस वाला भी क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट। हमारा वर्क डन क्या है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है हमारा, बताया नेगेटिव है ना, क्योंकि सिस्टम वर्क करेगा तो उसका क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन आप जब फिजिक्स में आप जब कोई सिस्टम बनाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप तो उससे वर्क कराना चाहते हैं ना, तो आप वहां पे वर्क डन क्या लिखते हैं, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए वहां पे साइन कन्वेंशन क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। वहां पे तो मशीन्स की बात हो रही है, तो जबरदस्ती नेगेटिव क्यों हर जगह लिखोगे, साइन कन्वेंशन फॉलो करने के लिए। आपका तो पर्पस ही है ऐसी मशीन बनाना जो वर्क कर सके, तो आप क्या चाहते हैं, वहां पे वर्क करवाना चाहते हैं सिस्टम से, तो इसलिए आपका वहां पे वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, सारे के सारे कन्वेंशन क्या हो जाते हैं, वहां पे फ्लिप हो जाते हैं। वहां पे वर्क के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, एनर्जी के, ठीक है, हीट डालो। अच्छा, अगर सिस्टम को हीट दोगे तो उसका क्या होगा, क्यू सिस्टम क्या होगा आपका, और सिस्टम से हीट निकालोगे तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जब हीट दोगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिखो हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, heat given to the system positive, and the heat taken out of the system is negative. अच्छा, अब 3-4 पॉइंट और समझ लो, 2-3 पॉइंट है। अच्छा बताओ, अगर सिस्टम, किसी सिस्टम को आप कंप्रेस कर रहे हो,
ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा सिस्टम का, समझ गए। तो कंप्रेशन में क्या होता है, देखो इन कंप्रेशन पॉइंट करके इसी में लिख देना, इन कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done on the system, in compression work is done on the system, so work is positive। और अगर कंप्रेस करना है आपको तो चाहिए, अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो वो आप कौन करेगा, सिस्टम वर्क, क्योंकि अंदर से ऊपर जाना है ना, तो सिस्टम वर्क करेगा। इन द एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, in the expansion work is done by the system, so W क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देख लो, वो एक चिन्हित सा फॉर्मूला होता है, W बराबर क्या होता है, माइनस F इंटू एक्स होता है, एरिया से डिवाइड कर दो, एक्स इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, जो फोर्स के अपॉन एरिया क्या हो जाता है, प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर जो होता है हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर, फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा ऐसे पीवी वाला, लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये हमेशा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। वर्क डन हमेशा किसी न किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। या इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्सटर्नल इंटू डी, ठीक है, लिख लो ये चीज। लिख लिया, अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया था, बता देता हूँ आगे के यूज होने है, लिखिए अच्छा देखो, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता था उसमें हम क्या करते हैं, एक साइन का पार्टिकल हटा रहे हैं, और जो इरिवर्सिबल होता था उसमें क्या करते थे, सडन हटाते थे, ठीक है। तो ये बताओ क्या मैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको ऐसे कह सकता हूँ कि वो इनफाइनाइट irreversible process, infinite small reversible, infinitesimally small reversible process का मिक्सचर है वो। हर एक प्रोसेस एक बार जो सैंड आप हटा रहे हैं उसको आप एक infinitesimally small irreversible प्रोसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सोचो आप, हमने क्या किया, जो रिवर्सिबल जो इरिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें पूरा ब्लॉक क्या कर दिया हमने, एक साथ हटा दिया, और जो रिवर्सिबल कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक सैंड पार्टिकल को हम हटा रहे। तो जो एक सैंड पार्टिकल का हटाना हुआ उसे हम क्या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या है, आपका इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है, कह सकते हैं ऐसा, नोट करके लिख लो। आगे यूज होगा पॉइंट, द रिवर्सिबल प्रोसेस can be treated as infinitesimally small irreversible processes, ठीक है। मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, इनफाइनाइट का सब्स्टिट्यूशन नहीं आता मुझे कुछ, वो वर्ड है इनफाइनाइट का दूसरा, a large number, a very large number of infinitesimally small, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
ठीक है, मतलब इनफाइनाइट के सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है, लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपको जो क्योंकि इलिट्रेशन हो गया ना या फिर तो वो रिमूव कर सकते हो अगर आपको समझ में दिक्कत हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारे जो रिवर्सल, बहुत सारे छोटे छोटे इरिवर्सल प्रोसेस का वो कलेक्शन है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि बहुत सारे छोटे छोटे इरिवर्सल प्रोसेस का वो क्या है, कलेक्शन है, जो आपका इरिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, अब फिर से ऐड करो टाइप ऑफ प्रोसेसेस, फिर से ऐड करो टाइप ऑफ प्रोसेसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। आपको क्या करना है, चार प्रोसेस पढ़ने, ये आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जो फिजिक्स वाले बहुत अच्छे से बता देगा आपको, तो उससे बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती है। तो हमें केवल 4 पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। पहला लिखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिख दो। सेकंड होता है आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट लिख लो। आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। थर्ड लिखना आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, केवल वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, केवल वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, CHORIC। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। अगला है, लास्ट है एडियाबेटिक। क्या कहा, एडियाबेटिक लिख देता हूं मैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है Q0 है आपको। ठीक है, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे मतलब Q0 है आपका, नो हीट एक्सचेंज। अरे एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं पहले। डायथर्मिक बॉल होती है, डायथर्मिक एक मतलब एक प्रोसेस नहीं होता डायथर्मिक, तो आपका वो होता है जहाँ पे कोई भी चेंज, ऐसी कोई बॉल होती है जैसे इंसुलेटर मेटल होते हैं वैसे बोलते हैं। हाँ, मोर और लेस कह सकते हो। प्रोसेस का नाम ऐसे बोल सकते हो, डायथर्मिक प्रोसेस आई गेस। ओके, अच्छा एक चीज मैं ये इससे पहले बता देना चाहिए था, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डालो। कोई जरूरत नहीं, वैसे तो सब दिखा दिया पहले, कोई बात नहीं इसका। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपल सा है और वही हो भी पाएगा आज, तो छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी हो भी जाएगा। पहला लॉ आपको पढ़ना है जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देखो जीरो देने का पर्पस कोई मतलब ऐसा कोई बहुत ही मिस्ट्री नहीं था। एक्चुअली ये लॉ सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो पहला लॉ आ चुका था, दूसरा लॉ आ चुका था, तीसरा लॉ आ चुका था, तब ये लॉ आया था। ठीक है, और फिर इसको क्या कर सकते हैं, चौथा लॉ देना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इतना टुच्चा लॉ है। इसको इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि इसको भाई जीरो लॉ दे देते हैं नाम के हिसाब से, या उसके कैलिबर के हिसाब से नाम बहुत ही अच्छा है। तो देखो क्या हुआ, ये बात नहीं है क्या दिमाग से के रहना। देखो कुछ है नहीं इसमें, ये कहता है कि अगर दो बॉडीज जो है, प्लीज ध्यान देना, ये कहता है दो बॉडीज है, एक ए है, तीन बॉडीज है, ए है, बी है, सी है। आपका मन है आप 4-5 बॉडी लेके भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा पे है। देखो ये कहता है अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये कहता है अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब इनके टेम्परेचर इक्वल हो रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पता है ना कि अगर दो चीजें एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर रखते हैं तो उनको जब आपस में रखते हो तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इवेंचुअली इक्वल हो जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, डी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं जीरो डॉक्टर में सबसे आखिरी में डिस्कवर हुआ था फॉर सम अनफैथोमेबल रीजन। देखो two system in thermal equilibrium, two system in thermal equilibrium, इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं वैसे फिजिक्स में। two system in thermal equilibrium with the third system are also
in thermal equilibrium with each other are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, क्लियर पॉइंट? और तो इसको कुछ बताना है नहीं, ठीक है। तो अन्य लिख लेना, ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर पॉइंट? और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, इसको लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको और डिटेल जान नहीं सकते, कुछ नहीं बताने के लिए, ठीक है। बढ़े आगे, अब करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जिसको ये भी बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, बट इतना कच्चा नहीं है जितना पहले वाला था। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो एक कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम की इनिशियली इंटरनल एनर्जी E1 थी, ठीक है। बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा होता है, इसकी कई सारे तरीके से इसको फ्रेज कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ सबसे सिंपल है, तो इसके ऊपर ध्यान देना, वरना भूल जाते हैं लोग एक्चुअली, क्योंकि कंफ्यूजन में हमारा आगे याद रखना, हम केमिस्ट्री में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स में ये लॉ जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब माइनस यहाँ पे वहाँ पे प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या एनर्जी, तो E1 है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने Q हीट दे दिया सिस्टम को, ठीक है, और सिस्टम पे हमने W वर्क कर दिया है, ठीक है। तो इंटरनली क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे आप, और हीट सिस्टम को दे रहे हैं, तो इसकी इंटरनल बढ़ के E2 हो गई। तो ये लॉ कहता है कि जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगा। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस, ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। लिख लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system and heat given to the system result in increase in internal energy, result in increase in internal एनर्जी, ठीक है, क्लियर है कहानी ना? तो यहाँ पे आ जाता है आपका, अब W आपको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, W क्या था आपका, माइनस E एक्सटर्नल इंटू डेल्टा लिखते थे, डेल्टा लिखा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, Q प्लस Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू लिख लो। अब यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं प्योरली मैकेनिकल, और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। अगर याद रखना है तो 5 मिनट लगेंगे, फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है। बड़े 1 मिनट, क्या, 1 मिनट ये लिखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े बेटा अपूर्वा, यस सर। ना देखो, D इज इक्वल टू क्या था आपका, DQ माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है। हमारा मन है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं,
वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता है, मतलब कि हमारा बीकर क्या है, कांस्टेंट है। बीकर हम एक बीकर में रिएक्शन जिसमें कर रहे थे उसका साइज तो ऑब्वियसली क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज तो जनरली हमारा जो केमिस्ट्री होता है, अगर बीकर को क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं, जब बीकर को ऊपर से बंद कर दिया तो वॉल्यूम हमारा जनरली क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो डी क्या हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू, सॉरी डी क्यू ने लिखा, डी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, heat given to the system or heat given to the system at constant volume is equal to change in internal energy। देखो, heat given to the system at constant volume, पहले लिख लो फिर बता देता हूँ। क्या अभी बता रहे, लिख लेना तो, ठीक है। heat given to the system at constant volume, heat given to the system at constant volume is equal to internal system at constant volume is equal to change in internal energy, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि QV बराबर क्या होता है, MCV डेल्टा T, isn't it? और कल पढ़ा था हमने कि डेल्टा E बराबर क्या होता है, NF/2 R था या नहीं था, R था, डेल्टा T, ये पढ़ा था हमने। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यहाँ से CV बराबर कितना आ जाएगा, F/2, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम लगा था, मैं पढ़ता था, ये याद रखना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना अभी से ताकि बाद में याद रहे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। ये प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसकी प्रूविंग करेंगे हम। तो यहाँ से Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m तो कट गया था, F/2 R इज इक्वल टू R, तो Cp बराबर कितना जाता है, F+2/2 R, ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनता है जो हम आगे पढ़ेंगे फिर से, बट लिख अभी ये रहे क्योंकि दोबारा पढ़ना ही है तो क्या फायदा, मतलब फायदा है लिखने का। यहाँ पे आते हैं, देखो आगे चल के हम एक चीज डिफाइन करेंगे, जब नहीं पढ़ा तो बस नाम याद रख लो, यू डोंट हैव टू नो द मीनिंग, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जो Cp/Cv होता है, इसको हम एक ये जो रेशियो है या ये जो आपका डिवीजन है, इसको हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, गामा, ठीक है। और ये गामा, ये वाला गामा है, तो इस गामा का हम नाम देते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इसको नाम देते हैं। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम दैट गामा इज द रेशियो ऑफ Cp/Cv, क्लियर है। Cp की वैल्यू रखो, कितनी आएगी, Cp/Cv करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, F+2/F, ये आएगा। अच्छा, यहाँ से जो आप इसको सॉल्व करोगे, ये एक तो ये हो गया डिब्बा, ठीक है, 1+2/F इज इक्वल टू गामा। F की वैल्यू निकाल लो, F की वैल्यू गामा के टर्म्स में निकालोगे तो क्या आएगी आपकी, 1 - गामा
एफ बराबर कितना आएगा? माइनस गामा बाई 2 एक मिनट, वन माइनस गामा इधर आएगा, ये गामा माइनस वन, गामा माइनस वन बाई टू इंटू अपॉन गामा माइनस वन आएगा। एफ की वैल्यू क्या आएगी? 2 अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर है? सॉल्व करके देखिए, इसमें कुछ बहुत बड़ा टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है क्या? हाँ बेटा, अदरवाइज मैं क्यों लिख रहा हूँ अगर आपको नहीं लिखा तो? ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, अभी हमने सीपी और सीबी की जो वैल्यूज निकाली थी वो एफ के टर्म्स में निकाली थी। अब हम सीपी और सीबी की वैल्यू गामा के टर्म में निकालेंगे। रखो और वैल्यू निकालो सीपी और सीबी की गामा के टर्म में। सीपी और सीबी की गामा के टर्म में वैल्यू निकालो। तो सीबी तो सिंपल दिख रहा है आपको, सीबी बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये सीबी था ये। ठीक है, सीबी बराबर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन गामा माइनस वन हो जाएगा इंटू आर। क्या निकालो? सीबी की वैल्यू कितनी आएगी? क्या दिक्कत आ रहा है पूछ लो भाई। क्या कहाँ पे? ये सीवी है ना? सर सीवी की वैल्यू सीवी एफ बाई टू आर था सर आर बाई आर माइनस सीवी एफ बाई टू आर था ना? अभी पीछे किया था ना, देखो सर आर अपन आर माइनस सीवी माइनस सीवी बराबर एफ बाई टू आर था। हाँ तो यहाँ पे सीपी माइनस सीवी बराबर आ रहा है, तो सीवी की वैल्यू ये वापस इस पर रख दी तो सीपी ये आ जाएगा। तो दिक्कत क्या है? समझ नहीं आ रहा है। क्लियर? वो पहले मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, तो सही कर लो। देख लो, डोंट टॉक अमंग योरसेल्फ। देखो पहले एक बार बोर्ड पर क्या लिखा, कोई अगर डाउट हो तो बात कर लो एक बार, मतलब मुझसे पूछ लो जो भी डाउट हो। ये हो सकता हो गया हो। सीवी बराबर इतना है, सीपी बराबर इतना है, इन दोनों को डिवाइड करके गामा निकाला हमने। तो इसकी वैल्यू कितनी? 1 प्लस 2 बाई एफ इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाली गामा के टर्म में। अब इनको वापस तो सीवी माइनस है ना वो, कहाँ पे? यहाँ पे हमने पी गिरेगा बी लिखा है, बी सीवी माइनस नहीं, सीवी इक्वल टू ठीक है। अच्छा, पहले मैंने वो वैसे लिखा है माइनस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी सही था, मतलब तब भी सही था, पहले भी सही था, अभी भी सही है, अभी भी सही है, पहले भी सही था, अभी भी सही है। ठीक है, बस एक स्टेप कम लिख दिया मैंने। मैं लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ, मैं फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, निकालो सीवी और सीपी की वैल्यू गामा के टर्म में निकालो भाई। कितना है? सीवी कितना है गामा के टर्म में? सीवी नॉट सो डिफिकल्ट, मतलब रखना ही है केवल। नहीं कर सर आर अपन गामा मैं कर देता हूँ। कितना आता है? तो आर गामा माइनस बातें मत करो। एफ की वैल्यू कितनी आएगी भाई? यार ये सब भी करा रहे हो, मतलब कर लेना चाहिए था आपको।
So 2 gamma upon f plus ये आ जाएगा Cp. ठीक है। तो यहाँ से Cp और Cv की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा आ जाएगी। और जिस पे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी और बच्चे भूल जाते हैं, चलिए आपको आगे चल के गामा को कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा मैं, और डायरेक्ट और Cp और Cv की वैल्यू आती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर CO2 फॉर SO2 ऐसे करके क्वेश्चन। सर हमें है पता है तो Cp और Cv का रेशियो, ठीक है, इससे ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टॉप हियर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलो ऑनलाइन अच्छा